हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर डेट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पूरा का पूरा चैप्टर को हम लोग वन गो में रिवाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म सिंपली मींस कि फर्म बंद हो रहा है, फर्म का बिजनेस जो है वो क्लोज हो रहा है, सारे के सारे एसेट्स को सेल किया जाएगा और जितने भी लाइबिलिटीज है उसका पेमेंट किया जाएगा। इसको करने के लिए बेसिकली 5 टाइप के अकाउंट बनाए जाते हैं। दैट इज फर्स्ट वन रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा लोन बाय पार्टनर, लोन टू पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश और बैंक अकाउंट। यही सीरियल ऑर्डर में हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले बनेगा रियलाइजेशन, फिर बनेगा लोन बाय पार्टनर टू पार्टनर, फिर बनेगा पार्टनर्स कैपिटल और आखिरी में बनेगा कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, सबसे पहला अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है सारे के सारे एसेट्स को सेल करने के लिए, और वो जो एसेट सेल करके पैसा आएगा उससे आउटसाइड लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए। जब भी एक बिजनेस बंद होता है सबसे पहले हम आउटसाइड लाइबिलिटीज का पेमेंट करते हैं। ठीक है, आउटसाइड लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद हम पार्टनर के लोन का पैसा का रिपेमेंट करते हैं, और पार्टनर के लोन के पेमेंट के बाद हम पार्टनर के कैपिटल का पैसा वापस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला होगा आउटसाइड लाइबिलिटीज, फिर होगा पार्टनर्स लोन और फिर आखिरी में आएगा पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है पार्टनर के आउटसाइड लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए। तो सबसे पहला काम है जो भी एसेट्स दिए होंगे बैलेंस शीट के अंदर उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, कौन से वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे? बुक वैल्यू पे। जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिया हुआ होगा उस वैल्यू पे हम लोग उसको ट्रांसफर करेंगे। अब कुछ एसेट्स हैं जो कि सेलेबल नहीं है, उसको हम बेच नहीं सकते, उसको हम सेल नहीं कर सकते, तो हम वो सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। देखना, ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल, सारे एसेट ट्रांसफर होगा इंक्लूडिंग गुडविल, बट एक्सेप्ट कैश इन हैंड, क्योंकि कैश को हम बेच नहीं सकते, कैश एट बैंक। नेक्स्ट, पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस या करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस। अगर पार्टनर को कोई लोन हम दिए हैं, लोन टू पार्टनर, या कोई भी प्रकार का फिक्टिशियस एसेट है जैसे कि कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, ये सब को हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि ये सब कुछ सेल नहीं हो सकता। हम क्यों एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं रियलाइजेशन में? क्योंकि हम उनको सेल करेंगे। ठीक है, तो ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग द गुडविल बट एक्सेप्ट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, partners capital and current account debit balances, loan to partner and any kind of fictitious asset, ये सबको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो सर इसका क्या होगा? सर ये हम लोग आने वाले टॉपिक में अभी देखेंगे 10-15 मिनट के अंदर कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो एसेट को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में, एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। एसेट का डेबिट बैलेंस है, ट्रांसफर करेंगे तो एसेट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वैल्यू रहेगा? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू दिया हुआ होगा वो वाला वैल्यू रहेगा। ठीक है, उसके बाद एसेट ट्रांसफर होने के बाद हम ट्रांसफर करेंगे लाइबिलिटीज को। तुम चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, पूरा नोट्स, कंप्लीट नोट्स है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पूरा नोट्स यहाँ पे स्क्रीन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सारे के सारे आउटसाइड लाइबिलिटीज को हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में। अब आउटसाइड लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, कोई भी प्रकार का रिजर्व, पार्टनर का लोन, ये सब को छोड़कर बाकी जो भी लाइबिलिटीज होगा वो सारा लाइबिलिटीज है आउटसाइड लाइबिलिटी, और इसको भी हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में एट द बुक वैल्यू। ठीक है, एंट्री होगा लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, एक बात जो नोट डाउन करना यहाँ पे ध्यान रखने का जरूरत है, नोट करके लिखा हुआ है, वो ये कि पार्टनर से लिया गया लोन एक आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, मतलब वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। तो पार्टनर का लोन
इज नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन। लेकिन पार्टनर के परिवार का लोन, पार्टनर के रिलेटिव्स का लोन, जैसे पार्टनर की वाइफ का लोन, पार्टनर के ब्रदर का लोन, वो सब आउटसाइड लाइबिलिटी है और वो हम लोग ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो ध्यान रखना, पार्टनर का लोन तो आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, तो वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, बाद में उसको पेमेंट करेंगे रियलाइजेशन के बाद। लेकिन पार्टनर के परिवार का लोन, पार्टनर के रिलेटिव्स का लोन आउटसाइड लाइबिलिटी है और उसको हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, लोन बाय पार्टनर रिलेटिव इज एन आउटसाइड लाइबिलिटी एंड ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सारा एसेट ट्रांसफर कर लिए, सारे लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर लिए। नेक्स्ट स्टेप है एसेट्स को सेल करेंगे। अब जब हम एसेट्स को सेल कर रहे हैं, एसेट्स रिकॉर्डेड भी हो सकते हैं। रिकॉर्डेड का मतलब क्या है, जो बैलेंस शीट के अंदर था एसेट, और एसेट ऐसा भी हो सकता है अनरिकॉर्डेड हो। अनरिकॉर्डेड मतलब बैलेंस शीट में नहीं था, बैलेंस शीट में हम लिख रहे हैं या तो भूल गए थे या बैलेंस शीट से राइट ऑफ हो चुका था, बैलेंस शीट से हट चुका था, अब वो अचानक से सेल हो रहा है। ठीक है, बिजनेस बंद हो रहा है तो कोई नया एसेट भी हमको पता चल रहा है जो बैलेंस शीट में नहीं लिखा हुआ है। तो चाहे एसेट रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, फर्क नहीं पड़ता, उसको बेचने का एंट्री वही का वही रहेगा। ठीक है, तो चाहे एसेट रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एसेट को बेचने का एंट्री, अगर हम खुद बेचते हैं एसेट को तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश और बैंक बढ़ेगा, डेबिट होगा, और रियलाइजेशन में क्रेडिट होगा। अगर एसेट पार्टनर ले लेता है तो एंट्री क्या होगा, पार्टनर से पैसा लेंगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू रियलाइजेशन। ठीक है, और अगर हम कोई एसेट को देते हैं कोई आउटसाइड लाइबिलिटीज का सेटलमेंट करने के लिए, इफ द एसेट्स आर गिवन टू सेटल द आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो उसका कोई भी एंट्री नहीं होगा। दैट मीन्स अगर हम एसेट को देते हैं कोई क्रेडिटर्स को, तो उसका कोई भी जर्नल एंट्री करने का जरूरत नहीं है, देयर विल बी नो एंट्री। क्लियर है, तो एसेट में तीन सिचुएशन हो सकता है, या तो हम एसेट को खुद बेचे, दैट इज कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, एसेट पार्टनर ले लिया, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, और तीसरा अगर एसेट को दिया जाता है कोई आउटसाइड लाइबिलिटीज को सेटल करने के लिए, जस्ट लाइक एन एसेट गिवन टू अ क्रेडिटर, देयर विल बी नो एंट्री। ठीक है, उसके बाद लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। अब लाइबिलिटीज में पेमेंट करते वक्त लाइबिलिटीज चाहे रिकॉर्डेड हो, रिकॉर्डेड मतलब बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्ट करता था, या कोई नया लाइबिलिटी पता चला है अभी जो बैलेंस शीट में नहीं था, दैट इज अनरिकॉर्डेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड रहे या अनरिकॉर्डेड रहे, पेमेंट एंट्री वही का वही होगा। दैट इज हम खुद पेमेंट करते हैं तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट, और दूसरा अगर लाइबिलिटीज को कोई पार्टनर पेमेंट करता है तो पार्टनर को हम पैसा देंगे, एंट्री होगा रियलाइजेशन टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद कुछ एजम्पशन लेने का जरूरत है, ये नया है सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से, ये न्यू ऐड किया है सीबीएसई इस साल, जिसमें सीबीएसई क्या बोलता है कि अगर लाइबिलिटीज के बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे तो ये एज्यूम कर लेना कि लाइबिलिटीज का पेमेंट हुआ है एट द बुक वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट लाइबिलिटीज आर एज्यूम टू बी पेड एट द बुक वैल्यू, पहले भी यही हुआ करता था, लेकिन सीबीएसई एसेट्स में थोड़ा चेंजेस किया है। पहले बोलता था सीबीएसई कि अगर एसेट के बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे तो ये एज्यूम कर लेना कि एसेट सेल नहीं हुआ है, लेकिन अब सीबीएसई थोड़ा अपना बात बदल दिया है। अब सीबीएसई क्या बोलता है कि अगर टेंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोला है तो ये एज्यूम करना कि टेंजिबल एसेट सेल हुआ है एट द बुक वैल्यू, और अगर इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोला है तो ये एज्यूम करना कि इनटेंजिबल एसेट सेल नहीं हुआ है। ठीक है, तो लाइबिलिटीज में एज्यूम करना है कि लाइबिलिटी हमेशा पेमेंट हुआ है, एसेट में टेंजिबल एसेट में एज्यूम करना है कि टेंजिबल एसेट सेल हुआ है,
और इनटेंजिबल एसेट्स में ये एज्यूम करना है कि वो सेल नहीं हुआ है। ठीक है, एक चीज और बता दूं, यहाँ ऊपर नहीं बताया, मैं भूल गया। ये जो एंट्री है रियलाइजेशन ऑफ एसेट और पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, इसका जो अमाउंट होगा वो अमाउंट होगा जितना में वो सेल हुआ है। बुक वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो ज्यादा में सेल हो, कम में सेल हो, कितना में भी सेल हो, जितना में सेल हुआ है वो अमाउंट यहां पर आएगा, एंट्री नंबर 3। और लाइबिलिटीज में भी जितना का पेमेंट हुआ है, जितना रुपए, उतना रुपए आएगा एंट्री नंबर 4 का अमाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारा जर्नल एंट्री एग्जाम में इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना थोड़ा सा। पहले तो दो वर्ड के बीच में मतलब समझ लो, बॉर्न एंड पेड, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एक है यहाँ पे बॉर्न, BORNE, बॉर्न, ठीक है, और दूसरा वर्ड है पेड। ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। बॉर्न का मतलब होता है किसको पैसा देना चाहिए था, और पेड का मतलब होता है कौन पैसा दिया है। ठीक है, बॉर्न, फिर से रिपीट कर देता हूं, बॉर्न का मतलब कौन पेमेंट करना चाहिए था, और पेड का मतलब है कौन पेमेंट किया है। ठीक है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस होता क्या है, जब भी हम एसेट्स को रियलाइज कर रहे हैं, लाइबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सब करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत खर्चा हो सकता है, तो उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो दो केस है इसमें। पहला केस है हम पार्टनर को रेम्युनरेशन दे रहे हैं, हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं कि वो रियलाइजेशन का काम करेगा, देखरेख करेगा, सारा एसेट्स को बेचेगा, लाइबिलिटीज का पेमेंट करेगा। ठीक है, और जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंस होगा वो कौन देगा, बॉर्न बाय द फर्म। ध्यान देना, बॉर्न बाय द फर्म मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन देगा, पार्टनरशिप फर्म पे करेगा। ठीक है, तो क्या एंट्री होगा, सबसे पहला रेम्युनरेशन का एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, खर्चा है, रियलाइजेशन डेबिट होगा, पार्टनर को पैसा मिलेगा, तो कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, सेकंड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न एंड पेड बाय द फर्म। बॉर्न बाय द फर्म मतलब फर्म को देना चाहिए था, पेड बाय द फर्म का मतलब फर्म ही दिया है। तो जब फर्म को ही देना चाहिए था और फर्म ही दिया है, एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन में डेबिट हुआ बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, और कैश या बैंक क्रेडिट हुआ क्योंकि पैसा दिए हैं, तो कैश बैंक कम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय द फर्म, फर्म को देना चाहिए था बट पेड बाय द पार्टनर, पार्टनर दे दिया है। देना किसको चाहिए था, पार्टनरशिप फर्म को, कौन दे दिया है, पार्टनर दे दिया है। तो पार्टनर ये पैसा पार्टनरशिप फर्म से मांगेगा, तो एंट्री क्या होगा, एक्सपेंस है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, और ये पैसा हम पार्टनर को देंगे क्योंकि हमारे बदले पार्टनर दे दिया है पैसा, तो हम ये पैसा पार्टनर को देंगे, तो पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होगा। ठीक है, तो थर्ड एंट्री होगा रियलाइजेशन टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टनर इज पेड रेम्युनरेशन, पार्टनर को रेम्युनरेशन मिलेगा, वो तो ठीक है, जो एंट्री होता था वही होगा रेम्युनरेशन का, प्लस also agreed amount as realization expense। तो पार्टनर को रेम्युनरेशन तो मिल ही रहा है, साथ साथ में रियलाइजेशन एक्सपेंस के बदले कुछ अमाउंट हम लोग पे कर रहे हैं। जैसे हम लोग बोले कि रेम्युनरेशन देंगे 50,000 का और रियलाइजेशन एक्सपेंस के बदले 10,000 रुपया देंगे, तो टोटल 60,000 रुपया देंगे पार्टनर को। अब जो भी खर्चा होगा रियलाइजेशन का, वो सारा खर्चा पार्टनर देगा। अब चाहे खर्चा 10,000 से कम हो, ज्यादा हो, 10,000 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, सारा का सारा पैसा कौन देगा, पार्टनर पेमेंट करेगा। तो पार्टनरशिप फर्म 60,000 रुपए दे देगा, 50,000 रेम्युनरेशन का और 10,000 रुपए जो है वो एक्सपेंस का। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, पहला रेम्युनरेशन या रियलाइजेशन एक्सपेंस के बदले पैसा देने का एंट्री, एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना होगा, 60,000,
होगा ना अमाउंट 60,000। अब जो भी खर्च 60,000 कैसे हुआ समझ में आ गया। 50,000 रुपया हो गया हमारा रेम्युनरेशन और 10,000 रुपया हो गया हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम का। ठीक है, अब जो भी खर्चा होगा सारा का सारा खर्चा कौन पेमेंट करेगा, पार्टनर पेमेंट करेगा। ठीक है, देखना फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर, इस बार तो बॉर्न बाय पार्टनर है। ध्यान हमेशा पहले बॉर्न पे ध्यान देना। बॉर्न का मतलब है किसको देना चाहिए था। ठीक है, तो बॉर्न बाय पार्टनर, पार्टनर को देना चाहिए था। एंड पेड बाय फर्म, लेकिन फर्म दे दिया है। देना किसको चाहिए था, पार्टनर को, लेकिन कौन पे कर दिया है, फर्म पे कर दिया है। तो फर्म ये पैसा पार्टनर से लेगा, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और फर्म पैसा दिया है तो कैश बैंक कम हो जाएगा, तो टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, ये क्या था, बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म। ठीक है, तीसरा फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न एंड पेड बाय पार्टनर, पार्टनर को ही देना था, पार्टनर ही दिया है, तो पार्टनरशिप फर्म तो कुछ एंट्री करेगा नहीं, हम तो पार्टनरशिप फर्म का एंट्री कर रहे हैं ना, तो पार्टनरशिप फर्म कोई भी एंट्री नहीं करेगा, दैट इज देयर विल बी नो एंट्री। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा, ये ऊपर वाला केसेस में क्या था, इसमें था बॉर्न बाय फर्म। जो हम पहला केस पढ़े ना, ये वाला केस सारा क्या था, बॉर्न बाय फर्म, फर्म को देना चाहिए। ठीक है, अब उसमें दो सिचुएशन है, एक या तो फर्म दिया है या दूसरा पार्टनर दिया है। ठीक है, और जो हम सेकेंड सिचुएशन पढ़े वो वाला था सारा बॉर्न बाय पार्टनर। इसमें भी दो सिचुएशन, एक पार्टनर को देना चाहिए था, पार्टनर ही दिया है, दूसरा पार्टनर को देना चाहिए था, फर्म दे दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा, बॉर्न एंड पेड बहुत कंफ्यूज करता है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट, अब अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, इफ नथिंग इज मेंशन्ड it is always assumed that realization expenses are borne and paid by the firm। अगर borne के बारे में कुछ नहीं बताया है तो हमेशा हम ये मानते हैं कि borne by the firm है, और अगर paid के बारे में कुछ नहीं बताया है तो हम उस समय भी यही मानते हैं कि paid by firm होगा वो। ठीक है, तो borne या paid या दोनों के बारे में साइलेंट है क्वेश्चन, तो ये एज्यूम करना है कि वो बाय द फर्म होगा। ठीक है, ये सब करने के बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, रियलाइजेशन में जैसे नॉर्मल लेजर को क्लोज करते हैं, पीएल को या रिवैल्यूएशन अकाउंट को, वैसे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, और या तो उसमें प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। अगर प्रॉफिट आएगा तो डिवाइड होगा पार्टनर्स के बीच में इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द जर्नल एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस होगा तो एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। क्लियर है ये? तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, इधर देयर विल बी अ प्रॉफिट और देयर विल बी अ लॉस। ठीक है, इसके साथ रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए देखो, एक तो क्वेश्चन आ सकता है रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, ये जितना एंट्री हम किए हैं अगर हम सबको पोस्ट कर देंगे रियलाइजेशन नाम के अकाउंट में तो रियलाइजेशन अकाउंट आराम से बन जाएगा। ठीक है, या दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि इसका जर्नल एंट्री पास करो, तो जर्नल एंट्री का भी बहुत क्वेश्चन आता है डिसोल्यूशन में, तो ध्यान रखना इसमें जर्नल एंट्री भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नोट, दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहला, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड आईएफआर। ठीक है, अगर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट भी दिया है और आईएफआर भी दिया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहला, इन्वेस्टमेंट को हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, बुक वैल्यू में, जैसे कोई भी एसेट को हम ट्रांसफर करते हैं, एंट्री होता है रियलाइजेशन टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दूसरा, हम आईएफआर को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में, एंट्री होगा आईएफआर अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन एट द बुक वैल्यू। ठीक है, अब और आईएफआर का कुछ करने का जरूरत नहीं है, आईएफआर कोई लाइबिलिटी नहीं है जिसका हमको कोई पेमेंट करना पड़े, तो और आईएफआर का कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट को सेल करने का एंट्री होगा, या तो इन्वेस्टमेंट हम खुद सेल किए तो एंट्री होगा, जैसे एसेट को सेल करने से एंट्री होता है,
कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। और अगर इन्वेस्टमेंट कोई पार्टनर ले जाता है तो एंट्री होगा कैश बैंक, या कोई पार्टनर ले लिया तो वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो या तो हम बेचे तो कैश या बैंक डेबिट होगा, या कोई पार्टनर ले लिया तो पार्टनर कैपिटल डेबिट होगा टू रियलाइजेशन। ठीक है, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड आईएफआर। बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है डेटर्स और पीबीडीडी का भी, इसमें भी बहुत जन कंफ्यूज होते हैं, तो ये भी मैं अलग से नोट में लिख दिया हूं। सबसे पहला हम डेटर्स को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में, एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स एट द बुक वैल्यू। ठीक है, फिर हम पीबीडीडी को ट्रांसफर करेंगे, एंट्री होगा पीबीडीडी अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अगेन एट द बुक वैल्यू। अब पीबीडीडी का कुछ और करने का जरूरत नहीं है, पीबीडीडी कोई लाइबिलिटी नहीं है जिसका पेमेंट करना पड़े, पीबीडीडी एक प्रोविजन है, उसका कोई पेमेंट करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ डेटर को रियलाइज करेंगे और डेटर को रियलाइज करके जो भी पैसा आएगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। या तो हम रियलाइज किए तो एंट्री होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, और अगर डेटर कोई पार्टनर ले जाता है तो एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा चीज ध्यान रखने का जरूरत है वो ये है कि अगर क्वेश्चन में कोई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है तो कंफ्यूज मत होना, WCR अलग चीज होता है और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अलग चीज होता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक लाइबिलिटी होता है जिसको हम क्रेडिटर के जैसे ट्रीट करेंगे, जैसे कि क्रेडिटर को क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और उसका पेमेंट करते हैं, वैसे ही एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को वो एक आउटसाइड लाइबिलिटी के जैसा है, उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जैसे लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं और उसको पेमेंट करके क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज आउटसाइड लाइबिलिटी टू बी ट्रीटेड जस्ट लाइक आउटसाइड लाइबिलिटी, लाइक अ क्रेडिटर और लाइक अ बिल्स पेएबल। ठीक है, उसके बाद WCR का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। WCR क्या है देखना, WCR एक रिजर्व से जो कि हम बना के रखे हैं, फ्यूचर में अगर वर्कर्स को कोई क्लेम होगा तो हम उसमें से पैसा देंगे। पहला केस है कि अगर कुछ भी क्लेम नहीं है, सपोज हम लोग 10,000 रुपए अलग किए थे और कोई भी क्लेम नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा पैसा पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। रियलाइजेशन में कुछ ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ पेमेंट करना नहीं है, कोई लाइबिलिटी है ही नहीं, तो डायरेक्टली 10 का 10,000 रुपए पूरा ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, एंट्री होगा WCR अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, दूसरा केस है अगर लाइबिलिटी है, सपोज WCR है 10,000 का, ठीक है, अब उसमें से 6,000 का लाइबिलिटी है, तो 6,000 को हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में और 4,000 को डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और फिर 4,000 रुपया पेमेंट कर देंगे, फिर एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट 6,000 6,000। समझ में आ रहा है, तो 10,000 में से 6,000 को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किए और फिर उसका पेमेंट भी कर दिए, और जो बचा हुआ 4,000 है वो डिवाइड किए पार्टनर्स के बीच में इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, थर्ड केस है अगर जितना WCR है उतना का ही लाइबिलिटी है, तो 10,000 का WCR है और लाइबिलिटी भी पूरा 10,000 का है, तो पूरा का पूरा 10,000 को हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में और फिर पेमेंट कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट 10,000 10,000। ठीक है, फोर्थ केस है अगर लाइबिलिटी ज्यादा है, जैसे 10,000 का WCR है लेकिन पेमेंट करना पड़ेगा लाइबिलिटी 12,000 का, तो हम तो 10,000 बनाए थे, तो हम 10,000 को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में, एंट्री होगा WCR अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 10,000 होगा क्योंकि हमारे पास 10,000 है, बुक वैल्यू 10,000 है, तो हम 10,000 ट्रांसफर कर पाएंगे, लेकिन पेमेंट करते वक्त जब हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन टू कैश या बैंक तो उसमें अमाउंट हो जाएगा 12,000। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक रियलाइजेशन अकाउंट। इसके साथ इतना सब पढ़ने से तुम रियलाइजेशन अकाउंट जरूर बनाना सीख जाओगे। ठीक है, जितना भी एंट्रीज हम किए हैं उसको तुम पोस्ट करोगे अगर रियलाइजेशन में, तो आराम से रियलाइजेशन अकाउंट तुमसे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो चीज है एडजस्टमेंट का वो है लोन बाय पार्टनर। पार्टनर
जो हमको लोन दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उसका पेमेंट कर देंगे। वो आउटसाइड लाइबिलिटी तो नहीं है, इसीलिए वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर तो नहीं हुआ था, लेकिन उसके कोई परिवार का लोन है, उसके रिलेटिव्स का लोन है, तो वो आउटसाइड लाइबिलिटी था, वो तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गया होगा और पेमेंट हो गया होगा, ठीक है। अब लोन बाय पार्टनर का पेमेंट करने के लिए क्या एंट्री होगा, एंट्री होगा लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिटेड। लाइबिलिटी हमारे लिए डेबिट होगा क्योंकि हम उसका पेमेंट करें, लाइबिलिटी कम हो रहा है तो डेबिट होगा। जितना पैसा दिए हम, पैसा कम हो रहा है तो टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। और कभी कभार कोई एक दो क्वेश्चन में टू रियलाइजेशन भी हो सकता है। वो कब हो सकता है, एक बार ठीक से समझ लेना उसको। जैसे कि 1 लाख का लोन था और अगर हम 1 लाख रुपए ही पेमेंट करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट का कोई काम नहीं है, वहां पे एंट्री होगा लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। लेकिन बाई चांस कभी कभार होता है, एक दो क्वेश्चन में दिया है 1 लाख नहीं पेमेंट करके हम सपोज 80,000 का पेमेंट किए और पार्टनर बोला चलो ठीक है 80,000 में सेटल कर दिया वो, तो 80,000 आएगा टू कैश और बैंक और 20,000 का फायदा हो गया और उसको हम क्रेडिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। बात समझ में आ रहा है। तो रियलाइजेशन हर में नहीं आएगा, कभी अगर लोन कम में सेटल होता है तो वहां पे रियलाइजेशन आ सकता है, ठीक है, क्लियर है। और एल्स हमेशा वही एंट्री होगा लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हम जो लोन बेसिकली पार्टनर को दिए हैं उसका पैसा भी हम पार्टनर से ले लेंगे। उसका तो सिंपल सा एंट्री है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है क्योंकि इस बार ये एसेट साइड में दिया हुआ होगा, ये लोन हम दिए थे पार्टनर को, तो एंट्री होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। फिर पार्टनर हमको पैसा रिटर्न कर रहा है तो कैश बैंक बढ़ेगा। टू लोन टू पार्टनर नाम का एसेट कम हो रहा है तो टू लोन टू पार्टनर। तो सिंपल सा एंट्री है, एक ही एंट्री है, उसमें कुछ और है ही भी नहीं, एंट्री इतना ही है कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन टू पार्टनर अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो अकाउंट बनाएंगे, 3 अकाउंट हो गया बेसिकली, पहला रियलाइजेशन, नेक्स्ट लोन बाय पार्टनर, तीसरा लोन टू पार्टनर, ठीक है। चौथा अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, जो भी उसका ओपनिंग बैलेंस होगा वो तो हम पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस में लिख देंगे, जो भी बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल दिया हुआ होगा। उसके बाद क्या क्या चीज ट्रांसफर करेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। पार्टनर का करेंट अकाउंट का बैलेंस, एनी काइंड ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स, एनी काइंड ऑफ लॉसेस, प्रॉफिट गेन ऑन रियलाइजेशन, ये सबको हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो करेंट अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस है तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे, एंट्री होगा कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कंसर्न पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। करेंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस से ट्रांसफर करेंगे तो करेंट अकाउंट क्रेडिट होगा और पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा, ठीक है। जस्ट लाइक दैट ऑपोजिट एंट्री भी हो सकता है, अगर पार्टनर करेंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो उसको भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, एंट्री होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद कोई भी प्रकार का रिजर्व, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है वो हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे कि कोई जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, कैपिटल रिजर्व्स है, पीएल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस है, ऐसे प्रकार कोई भी रिजर्व्स क्यों ना हो सब ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। एंट्री होगा रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। वैसे ही अगर कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है, कोई भी पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ऐसे करके कोई भी लॉसेस है तो उसको हम ट्रांसफर कर देंगे अगेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एंट्री ऑपोजिट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस या टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। क्लियर है ये। तो जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स था, जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस था, जो भी करंट अकाउंट में बैलेंसेस था, जो भी रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस हुआ होगा वो भी आ गया होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ये सब कुछ करने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, या तो उतना पैसा हम उनको दे देंगे या किसी का अगर कम निकल रहा होगा तो उतना पैसा वो ले आएगा, ठीक है। तो अब बेसिकली हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, या तो पैसा हमारा देना बनता है तो हम उनको दे देंगे,
या हमारा मिलना बनता है तो हम उनसे पैसा ले लेंगे। ठीक है, अगर हम पैसा देंगे तो एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, और अगर किसी पार्टनर से हमारा पैसा निकल रहा है, हम पैसा हमको मिलेगा, तो एंट्री होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कैसे पता चलेगा? जब हम पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सारा का सारा एंट्री को पोस्ट करेंगे और बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, जैसे कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं, तो हमको दिख जाएगा कि जो पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा वो सबको हम पैसा दे देंगे। किसी का अगर नेगेटिव बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो हम उनसे पैसा मंगवा लेंगे, ले आएंगे उनसे पैसा। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद जो आखिरी अकाउंट बनेगा वो होगा कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, इसमें कोई भी एंट्री नहीं है, सिंपली कैश या बैंक अकाउंट तो नॉर्मल कैश अकाउंट के जैसा है, जिसका ओपनिंग बैलेंस हमको बैलेंस शीट के अंदर दिख जाएगा, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, जितना भी एंट्री हुआ होगा अभी तक कैश या बैंक से रिलेटेड, जैसे एसेट सेल करने का एंट्री, लाइबिलिटीज का पेमेंट करने का एंट्री, रियलाइजेशन एक्सपेंस, या फिर लोन बाय पार्टनर, लोन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने का एंट्री, ये सब में जहां जहां पर भी कैश या बैंक अकाउंट यूज हुआ है वो सारे के सारे जर्नल एंट्री को हम डबल पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये जो कैश या बैंक अकाउंट होगा ये अपने आप ही सेटल हो जाएगा, अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। जब ये कैश या बैंक अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाता है तो ये दिखाता है कि हमारा डिसोल्यूशन का क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही हुआ है। ठीक है, तो हमको यही करना होता है, ये कैश या बैंक अकाउंट को मैच करवाना है, क्लोज करवाना है, इसमें कोई भी बैलेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और इसमें आ सकता है, दैट इज एसर्टेनिंग सन्ड्री एसेट्स बाय प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्या होता है सबसे पहले समझना। मेमोरेंडम बैलेंस शीट होता है कि जिस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, नॉर्मली तो हर क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो है बुक के आखिरी तरफ 2-4 क्वेश्चंस हैं जहाँ पे कुछ क्वेश्चन में बैलेंस शीट ही नहीं दिया हुआ है, और बैलेंस शीट जब नहीं दिया हुआ, ऐसे इंफॉर्मेशन दिया है कैपिटल लाइबिलिटीज के बारे में, एसेट के बारे में कुछ बताता नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ता है, एक वर्किंग नोट में एक बैलेंस शीट बनाकर हमको कैलकुलेट करना पड़ता है सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, तो नॉर्मल जैसे बैलेंस शीट बनता है वैसे नॉर्मल बैलेंस शीट है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट कुछ अलग नहीं है। वही कैपिटल यहाँ दिया हुआ होगा हम लिखेंगे, जो लाइबिलिटीज यहाँ दिया हुआ होगा हम लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर जो भी होगा वो एसेट्स आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब वैसे ही नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, ये एसेट को हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे, उनको बेचेंगे, पेमेंट करेंगे और अकाउंट क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, एक सिंपल सा एक स्टेप ज्यादा करना, ज्यादा मेहनत थोड़ा हो जाएगा इसमें। इसमें क्या होता है, पहले क्वेश्चन में एसेट दिया हुआ रहता था, अब क्या हो सकता है, हमको वर्किंग नोट में एक बैलेंस शीट बनाकर एसेट का वैल्यू जो है कैलकुलेट करना पड़ सकता है। कैसे निकलेगा, कैपिटल दिया हुआ होगा, लाइबिलिटीज दिया हुआ होगा, बैलेंसिंग फिगर जो होगा डेट विल बी एसेट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। मैं होप करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। जितने भी पॉसिबल टॉपिक्स होते हैं इसमें मैं कोशिश किया हूं कि हम सारे टॉपिक्स को टच किए, सब कुछ कवर किए हैं। तुमको वीडियो देखने के बाद एक अच्छा प्रैक्टिस करना चाहिए चैप्टर का, तुमको लॉन्ग क्वेश्चंस करने चाहिए जिसमें रियलाइजेशन, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट सब कुछ बनाने का क्वेश्चन करना चाहिए। उसके अलावा इस चैप्टर में जर्नल एंट्री पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि इस चैप्टर से जर्नल एंट्री पूछा जाएगा और हो सकता है कि अकाउंट बनाने का क्वेश्चन ना भी आए। तो जर्नल एंट्री में भी इक्वल ध्यान देना है हमको, साथ ही साथ में अकाउंट बनाना भी सीखना है, रियलाइजेशन, लोन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, मैं होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।